आज हम उस कहानी के गहराई में उतरेंगे जिसने छोटा नागपुर के जंगलों से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य तक को हिला दिया था। कहानी भगवान बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान की। उलगुलान यानी महान हलचल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कहानी की परतें खोलते हैं, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि हम उनके 150वें जयंती वर्ष मतलब 2025-26 में हैं। और ये सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे सिर्फ 25 साल का एक नौजवान अपने लोगों के लिए धरती आबा बना। धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता। हाँ, और फिर भगवान बन गया। इस चर्चा का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि उस चिंगारी को समझना है जिसने बिरसा को बिरसा मुंडा बनाया और जिसकी विरासत आज भी मतलब झारखंड के कानूनों और पहचान को शेप दे रही है। बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 15 नवंबर 1875 खूंटी का उलिहातू गांव, यहाँ बिरसा का जन्म होता है। हाँ। मुझे एक छोटी सी बात बहुत दिलचस्प लगी कि उनका नाम बिरसा इसलिए रखा गया क्योंकि वो बृहस्पतिवार को पैदा हुए थे। ये मुंडा परंपरा का हिस्सा है ना? ये दिखाता है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी थीं। बिल्कुल। पिता सुगना मुंडा, माँ कर्मी हातू, एक कह सकते साधारण परिवार। लेकिन बिरसा असाधारण थे। हाँ, ईसाई धर्म अपनाने के बाद उनका नाम दाऊद मुंडा भी पड़ा था। वो सलगा के स्कूल गए, फिर चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल। वो पढ़ना चाहते थे, दुनिया को समझना चाहते थे। और चाईबासा का यही दौर शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1886 से 1890 के बीच। बिल्कुल। एक किशोर के तौर पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि कैसे ईसाई मिशनरी उनकी अपनी मुंडा संस्कृति का, उनकी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे थे। ये उनके लिए एक बहुत गहरा आघात रहा होगा। हाँ, ये सिर्फ आघात नहीं था, ये एक जागरण था। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि हमला सिर्फ उनकी जमीन पर नहीं हो रहा है, उनकी पहचान पर हो रहा है। हाँ, हमला उनकी पहचान पर, उनकी आत्मा पर हो रहा है। उन्हें लगा कि ये मिशनरीज धर्म के नाम पर उनकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। और इसी एहसास ने उनके अंदर विद्रोह का पहला बीज बोया। बिल्कुल। 1890 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और ये फैसला स्कूल छोड़ने का नहीं था, ये एक नई राह पकड़ने का था। सही। स्कूल छोड़ने के बाद हमारे स्रोत बताते हैं कि वो आनंद पांडे नाम के एक वैष्णव गुरु के संपर्क में आए। ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ है तो। एक तरफ वो मिशनरियों का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ एक हिंदू गुरु से जुड़ रहे थे। ये क्या था, कोई वैचारिक उलझन? ये उलझन नहीं बल्कि खोज थी। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उन्होंने वैष्णव धर्म को जस का तस नहीं अपनाया। अच्छा। उन्होंने वहां से एकेश्वरवाद, सात्विकता, पवित्रता जैसी बातें सीखी, जनेऊ पहनना, तुलसी पूजा, ये सब भी। लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था जैसी चीजों को सिरे से खारिज कर दिया। ये एक तरह का कह सकते हैं वैचारिक प्रयोग था, जहाँ वे बाहरी दुनिया के अच्छे विचारों को अपनी आदिवासी संस्कृति की जड़ों से जोड़ रहे थे। हाँ, और एक नया सशक्त दर्शन गढ़ रहे थे। रुकिए, मतलब सिर्फ 20 साल की उम्र में? आज के समय में 20 साल का लड़का कॉलेज में होता है। और बिरसा मुंडा खुद को सिंह बोंगा का दूत यानी ईश्वर का संदेश वाहक घोषित कर रहे थे। और एक नया धर्म शुरू कर रहे थे। लोगों ने इस पर यकीन कैसे किया? क्या उनमें वाकई कोई करिश्मा था? करिश्मा तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा थी विश्वसनीयता। लोगों ने देखा कि वो जो कह रहे हैं वो खुद जी रहे हैं। सही बात है। 1895 में जब उन्होंने बिरसाइत पंथ की स्थापना की तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये मुंडा समाज के लिए एक वैकल्पिक जीवन शैली का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा, अंधविश्वास छोड़ो, भूत प्रेत की पूजा बंद करो, हड़िया यानी शराब पीना बंद करो। ये सब बातें समाज को अंदर से खोखला कर रही थीं। तो इसके मूल सिद्धांत क्या थे? ये कैसे एक संगठित धर्म का रूप ले रहा था? सिद्धांत बहुत सरल और शक्तिशाली थे। पहला, एकेश्वरवाद, सिर्फ एक ईश्वर, सिंह बोंगा की पूजा करो, किसी और की नहीं। दूसरा, सादगी, आडंबरों से दूर रहो। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण था, आचरण की शुद्धता, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। बिल्कुल। ये एक तरह का सामाजिक धार्मिक शुद्धिकरण आंदोलन था जो लोगों को उनका आत्मसम्मान लौटा रहा था। और इसका असर तो कमाल का हुआ। स्रोत बताते हैं कि ये पंथ सिर्फ मुंडाओं तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी संख्या में उरांव और खड़िया जनजाति के लोग भी उनके अनुयायी बन गए। ये तो आदिवासी एकता की एक नई मिसाल थी। बिल्कुल। उन्होंने धर्म को एकता का औजार बनाया। वो समझ गए थे कि जब तक समाज अंदर से मजबूत नहीं होगा तब तक बाहरी ताकतों से नहीं लड़ा जा सकता। तो एक तरफ उन्होंने एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन खड़ा कर दिया था, लेकिन ये शांतिपूर्ण सुधार एक सशस्त्र विद्रोह मतलब उलगुलान में
कैसे बदला? वो चिंगारी थी जमीन। जमीन? हाँ, इसका मूल कारण था मुंडाओं की पारंपरिक खोंट कट्टी व्यवस्था का विनाश। खूंट कटी, ये सामूहिक कृषि वाली व्यवस्था थी ना? वो व्यवस्था थी जहां जंगल को साफ करके खेत बनाने वाले पूरे वंश का उस जमीन पर सामूहिक हक होता था। और इस पर हमला कर रहे थे अंग्रेज और उनके बनाए हुए जमींदार, जिन्हें आदिवासी दिक्कू कहते थे। दिक्कू यानी बाहरी शोषक। हाँ, ये लोग मुंडाओं की जमीनें छीन रहे थे, झूठे कर्ज में फंसा रहे थे। जब आपकी पहचान और जीने का आधार ही छीन लिया जाए तो विद्रोह के अलावा बचता क्या है? सही बात है। उलगुलान अपनी आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। तो इस उलगुलान के 2 चरण थे। पहला 1895 में शुरू हुआ, जो काफी हद तक शांतिपूर्ण था। हाँ, तब बिरसा ने लगान माफी का आह्वान किया, वन अधिकारों की बात की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश सरकार के लिए एक निहत्था धार्मिक नेता शायद एक हथियारबंद विद्रोही से भी ज्यादा खतरनाक था। बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों के दिलो दिमाग को जीत रहा था। और इसी डर की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, 1895 में अधिकारी मेयर्स के आदेश पर वे विचार को फैलने से पहले ही कुचल देना चाहते थे। उन्हें 2 साल के लिए हजारीबाग जेल भेज दिया गया। और उनकी रिहाई में भी एक अजीब विडंबना है। 30 नवंबर 1897 को उन्हें छोड़ा गया। मौका था महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का। मतलब जिस रानी के राज के खिलाफ वो लड़ रहे थे, उसी की जयंती पर रिहाई। ये ब्रिटिश साम्राज्य का अहंकार था। उन्हें लगा कि जेल में 2 साल बिताने के बाद ये 22 साल का लड़का टूट गया होगा। लेकिन वो गलत थे। बहुत गलत थे। जेल ने बिरसा को और मजबूत बना दिया था। और यहीं से उलगुलान का दूसरा और सबसे खूनी चरण शुरू होता है, 1897 से 1900 तक। अब ये एक सशस्त्र विद्रोह था। इसका केंद्र बनी खूंटी की डोम्बारी बुरू पहाड़ी। और ये कोई भीड़ का हंगामा नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से संगठित आंदोलन था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बिरसा सिर्फ एक संत नहीं, एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। उन्होंने पूरी संरचना बनाई। जैसे गया मुंडा को प्रधान सेनापति बनाया गया, जो सैन्य रणनीति देखते थे। दोनका मुंडा राजनीतिक मामलों के प्रमुख थे और सोमा मुंडा धार्मिक मामलों के प्रमुख। ये तो एक समानांतर सरकार की तरह था। बिल्कुल। और उनका नारा तो सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती थी। अबुआ राज अटेजना, महारानी राज टुंडू। यानी हमारा राज आ गया है, महारानी का राज खत्म। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था। हाँ। और इसी संघर्ष के बीच आती है वो तारीख जिसे झारखंड कभी नहीं भूल सकता। 9 जनवरी 1900, डोम्बारी बुरू हत्याकांड। इसे झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उतना ही क्रूर और कायरतापूर्ण था। डोम्बारी बुरू पहाड़ी पर बिरसा अपने हजारों निहत्थे अनुयायियों के साथ एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। उनमें औरतें थी, बच्चे थे। हाँ, तभी कमिश्नर फोर्ब्स और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने पहाड़ी को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निहत्थे लोगों पर। हाँ, लाशों का ढेर लग गया। सरकारी आंकड़े हमेशा की तरह कम थे, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस वीर गाथा का अंत बहुत दुखद है और इसमें एक विश्वासघात की कहानी जुड़ी है। डोम्बारी बुरू के बाद बिरसा बच निकले थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। और फिर लालच काम आया। हाँ, बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के एक आदमी वीर सिंह महली ने 500 रुपए के इनाम के लिए, सिर्फ 500 रुपए के लिए, बिरसा के छिपने की जगह का पता अंग्रेजों को बता दिया। एक पूरे आंदोलन की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। और 3 मार्च 1900 को उन्हें सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। चक्रधरपुर के जुमकोपाई जंगल से उन्हें जंजीरों में जकड़कर रांची लाया गया। और फिर सिर्फ 3 महीने बाद 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। उम्र महज 25 साल। आधिकारिक कारण बताया गया हैजा। ये बात कुछ गले नहीं उतरती। हमारे स्रोत इस पर कितना संदेह जताते हैं? गहरा संदेह। ज्यादातर इतिहासकार और विशेषज्ञ इसे एक सोची समझी हत्या मानते हैं। क्यों? अंग्रेज जानते थे कि अगर बिरसा पर सार्वजनिक मुकदमा चला तो वो एक नायक बन जाएंगे, एक शहीद बन जाएंगे। अदालत में दिया गया उनका एक एक बयान आग की तरह फैलता। बिल्कुल, उन्हें एक सार्वजनिक मंच देने के बजाय चुपचाप रास्ते से हटाना ज्यादा आसान था। तो एक तरह से वे बिरसा के विचारों से इतना डर गए थे कि उन्हें मुकदमे का सामना कराने की भी हिम्मत नहीं हुई। हाँ,
उनका अंतिम संस्कार रांची में स्वर्णरेखा नदी के किनारे कर दिया गया, जहां आज उनका समाधि स्थल है। एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये बात उलगलान के परिणामों को देखकर साफ हो जाती है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। हाँ, और इसका सबसे बड़ा और ठोस नतीजा था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 CNT एक्ट। जी, CNT एक्ट। ये कानून सीधे तौर पर उलगुलान का नतीजा था। ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक तरह से लिखित कबूलनामा था कि उन्होंने गलती की थी। ये कानून इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? आज भी इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि इसने 2 सबसे महत्वपूर्ण काम किए। पहला, इसने मुंडाओं की खूट-कट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी, जिसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया था। बिल्कुल। और दूसरा, इसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर सख्त रोक लगा दी। ये कानून आज भी झारखंड में आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। हाँ, तो जिस अबुआ राज की वो बात करते थे, उसकी एक झलक इस कानून में मिलती है। ये तो उनकी बहुत बड़ी जीत थी। ये उनकी शहादत की जीत थी। इसके अलावा प्रशासनिक बदलाव भी हुए। अच्छा। अंग्रेजों को लगा कि इस इलाके को बेहतर ढंग से समझना और नियंत्रित करना होगा। इसीलिए 1902 में रांची और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। और जमीन का सर्वे भी हुआ। हाँ, 1902 से 1910 तक पूरे छोटा नागपुर में जमीन का सर्वे किया गया, ताकि जमीनी हक साफ हो सकें और भविष्य में ऐसे विद्रोह न हो। चलिए अब इस पूरी चर्चा को आज के दौर से जोड़ते हैं। 21वीं सदी में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत कितनी प्रासंगिक है? नहीं, वो पहले से कहीं ज्यादा जिंदा और प्रासंगिक हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2021 से भारत सरकार उनके जन्मदिन 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। ये उनके संघर्ष को मिली सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा, 2025-26 उनका 150वां जयंती वर्ष है। हाँ, जिसे लेकर देश भर में बड़ी तैयारियां चल रही हैं। और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये क्या है? ये लगभग 80,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका मकसद हजारों आदिवासी गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। तो उनके धरती आबा के नाम में आज भी बहुत ताकत है। बिल्कुल। और रांची में भी उनकी याद को बहुत खूबसूरती से सहेजा गया है। जिस जेल में उनकी मृत्यु हुई, वो अब एक संग्रहालय है। हाँ, रांची की पुरानी जेल को अब भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में बदल दिया गया है। ये एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है, जो सिर्फ बिरसा मुंडा ही नहीं, बल्कि उस दौर के दूसरे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को भी जिंदा रखता है। बिल्कुल। ये इतिहास को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका है। तो कुल मिलाकर बिरसा मुंडा सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, एक धार्मिक गुरु थे, एक बेहतरीन रणनीतिकार थे और अपने लोगों के लिए भगवान थे। उन्होंने एक ऐसी क्रांति की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि उलगुलान सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। ये अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज की लड़ाई थी। ये आदिवासी स्वाभिमान की लड़ाई थी। हाँ, सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्णय के अधिकार का संघर्ष था। बिरसा ने लोगों को सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी एकजुट किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सिर्फ 25 साल की जिंदगी में उन्होंने जो विरासत छोड़ी, वो आज भी जल, जंगल, जमीन के हर संघर्ष को, सांस्कृतिक पहचान की हर लड़ाई को प्रेरणा देती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति का विद्रोह और बलिदान कैसे एक पूरे समुदाय के लिए एक सदी से भी ज्यादा तक कानूनी और नैतिक सुरक्षा का आधार बना रह सकता है।